नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर यह विस्तृत ओपिनियन पोल। 6,000 से ज्यादा लोगों से हमने बातचीत की, हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की। हमने एक लंबा क्वेश्चनर तैयार किया कि आखिरकार मौजूदा सरकार के कामकाज को हमारे देश की जनता किस तरीके से आंकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम सहयोगियों ने एक लंबा वायदा किया था, बड़ा वायदा, विकास। क्या विकास के रास्ते पर मौजूदा सरकार चलती दिखाई दे रही है, देश को लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? वो तमाम वायदे जो किए गए जनता के साथ, क्या वो पूरे होने की दिशा में हैं? और हम आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि भले ही इसका मार्जिन ऑफ एरर ±3% माना जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इस विस्तृत सर्वे को अंजाम दिया गया है, इसकी विश्वसनीयता पर आप जरा भी कहीं भी आंच नहीं लगा सकते। तो आज एक मोटा खाका हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि देश का मूड क्या है। क्या वाकई में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, उनके विरोध में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, उनसे नाराज हैं, उनकी उम्मीदों के साथ चलते दिखाई दे रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के सामने निराशावादी तस्वीर पेश करते जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हल्ला बोल रही है, ये बातें सामने आ रही हैं, तो वस्तुस्थिति क्या है? सबसे पहले आइए, जो सबसे बड़ा सवाल है, मेरे सहयोगी रमेश आपके सामने पेश करें। रमेश, तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि चुनाव के वक्त जो मोदी लहर देश में चल रही थी, क्या वो लहर अब भी कायम है या उस लहर में गिरावट आई है? विदेश में नरेंद्र मोदी ने जो भारत के लिए किया है, क्या उससे उनकी साख बढ़ी है या साख घटी है? लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट डालते हैं और उसके बाद नजर डालेंगे हमारे पहले सवाल पर। हमने सवाल क्या किया, जनता की राय उस सवाल में क्या रही? अपने 1 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान और जनधन जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं का आगाज किया। जापान से लेकर अमेरिका और चीन तक मोदी ने हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया। तो वहीं काले धन पर बड़ा वादा आज भी अधूरा सा नजर आता है और कभी कभी विवादित बयानबाजी मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाती है। मोदी सरकार के 1 साल के अंदर कुछ ऐसी ही तस्वीर देश के सामने आई है और मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर न्यूज नेशन आपके सामने लेकर आया है सरकार पर देश की जनता की राय, यानी न्यूज नेशन का सर्वे। इस सर्वे को फील्ड में 1 हफ्ते की लगातार मेहनत के बाद तैयार किया गया है। 11 मई से 18 मई तक किए गए इस सर्वे में 70 संसदीय क्षेत्रों के लोगों की राय दी गई है। आज न्यूज नेशन पर देखिए मोदी सरकार के 1 साल पर जनता की राय। टीम न्यूज नेशन। तो 1 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहा, एनडीए सरकार के लिए कैसा रहा? जनता की नजरें इस सरकार पे लगातार टिकी रही, इसके हर क्रियाकलाप पे टिकी रही। तो 1 साल में जनता ने किस तरह का मूड बनाया है इस सरकार को लेकर, कुछ यही लब्बो-लुआब है न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल का। और ये ओपिनियन पोल का जो एक महत्वपूर्ण सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और वो सवाल है कि 1 साल के कामकाज को आप किस तरह से आंकते हैं, आप कितने नंबर देते हैं? दरअसल हमने सेगमेंटाइज किया है इस पूरे नंबरिंग को। अगर आप देखें 25% लोगों का औसत का कहना है, लेकिन यहां अगर आप देखें 5 से 6 के बीच में 27% लोग ये मानते हैं कि वो अच्छी तरह देखते हैं, लेकिन 48% लोग, यानी 7 से 10 के नंबर के लिहाज से 48% लोगों का यह कहना है कि मोदी सरकार के कामकाज से वो एक तरह से संतुष्ट हैं। तो कुल मिलाकर आगे और भी कई सवाल आएंगे जिसमें तमाम पहलुओं पर हमने सवाल किए हैं, चाहे वो काले धन को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, विदेश नीति को लेकर हो, मोदी सरकार के मंत्रियों को लेकर हो। जनता की राय आखिरकार सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। अजय। बिल्कुल रमेश, और आपने अभी जो आंकड़े पेश किए उससे एक बात तो साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। 48% लोग जो हमारे ओपिनियन पोल में शामिल, उन लोगों का मानना है कि मौजूदा सरकार 5 सितारा काम कर रही है। और यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, इससे बड़ा अप्रूवल रेटिंग नहीं मिल सकता किसी भी सरकार को अपने पहले साल के कार्यकाल में, और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात निकलकर यहां पर आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा मसला यह खड़ा होता है कि महंगाई, आम आदमी आज महंगाई के बोझ से किस तरीके से कराह रहा है, यह हमारा अगला सवाल था। तो हमारा अगला सवाल जो हमने पूछा अपने तमाम रिस्पोंडेंट से, 6,000 से ज्यादा हमारा सैंपल साइज था, क्या पिछले 1 साल में महंगाई कम हुई है? 52% लोगों का कहना था कि महंगाई कम नहीं हुई है। 36% लोगों का मानना था कि महंगाई में कमी आई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें गिरती रही हैं। 12% लोगों का
कहना था कि वो कह नहीं सकते, दरअसल अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि महंगाई कम हुई या नहीं। ये अपने आप में बहुत प्रदर्शित करता है मौजूदा सरकार के आंकड़े को। अगर आप देखें तो पिछले एक साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी कमी आई थी, लेकिन हालांकि ये कमी अब काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसकी वजह से क्या वाकई में महंगाई का बोझ कम होता दिखाई दिया? ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। और यह मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा वायदा था महंगाई कम करेंगे। तो आइए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ संपादक रामकृपाल जी और उर्मिलेश जी मौजूद हैं। साथ साथ हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी, हमारे साथ कांग्रेस से नीम अफजल साहब मौजूद हैं और हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया जी मौजूद हैं। कठेरिया जी, सबसे पहले न्यूज नेशन की तरफ से हम आपको बधाई दें। 48% लोग मानते हैं कि आपकी सरकार अच्छा काम नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है। 5 स्टार रेटिंग है आपकी सरकार को। तो क्या आप मानते हैं कि मोदी जी इस देश को अच्छी दिशा में लेकर चल रहे हैं और यह आपकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आपने जो आपके चैनल ने सर्वे कराया है जी। और सर्वे में जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बताती है कि एक साल की माननीय मोदी जी की सरकार ने देश में कोई सरकार है और सरकार ठीक ढंग से अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है। और देश में नहीं, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के दायित्व के साथ साथ दुनिया के प्रति जो दायित्व है उसको ठीक प्रकार से निर्वहन कर रही है। जी। ये आपके चैनल से जनता ने आपको स्पष्ट किया है। लेकिन कठेरिया जी, एक और सवाल मैं यहां पर लेना चाहूंगा आपसे। हमारा अगला जो सवाल था वो बड़ा स्पष्ट था महंगाई को लेकर। 52% हमारे रिस्पोंडेंट्स कह रहे हैं कि महंगाई में कोई कमी नहीं आई है। क्या ये आपके सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्योंकि महंगाई कम करने का न सिर्फ आपका दावा था बल्कि वायदा भी था। देखिए, हम लोकसभा के चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर गए थे जी, और उसमें एक मुद्दा यह भी था कि देश में कांग्रेस की सरकार में जो महंगाई है वो आसमान छू रही है, जिससे आम गरीब किसान मजदूर परेशान है। और हमारा वादा था कि हम देश को महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे जी। हमने भ्रष्टाचार का भी ये वादा किया था कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे जी। आप ये विश्वास मानिए कि आज जब से मोदी जी की सरकार बनी है जी, हम जानते हैं कि 12-13 बार डीजल पेट्रोल के दाम घटने के कारण पूरे देश में जो महंगाई है वो नियंत्रण में आई है, महंगाई घटी है। और मैं आज एक उदाहरण दे सकता हूं गरीब के लिए। पूरे देश में इसी समय जी, कांग्रेस के समय जब 25-30 रुपया किलो आलू बिकता था, आज हिंदुस्तान में 5 से लेकर 8 रुपया किलो आलू बिकता है। ये सब्जी के दाम का मैं एक रेट आपको बता रहा हूं। कठेरिया जी, ये महंगाई कम हुई है और इसलिए देश की जनता इसे स्वीकार कर रही है। कठेरिया जी, जिस चीज का क्रेडिट आप ले रहे हैं पेट्रोल और डीजल के पैसे कम करने का, उसका क्रेडिट तो दरअसल यूपीए सरकार को मिलना चाहिए जिसने डीरेगुलेट किया था। और इसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने का। और उसकी क्रेडिट अब वैसे भी ज्यादा मत लीजिए, अब वापस आप उसी दामों पर पहुंच गए जो 2014 में थे। मैं इस बात का क्रेडिट नहीं ले रहा हूं। हिंदुस्तान के गरीब आदमी को क्रेडिट मिलना चाहिए, मोटरसाइकिल स्कूटर वाले को प्रॉफिट होनी चाहिए। आखिर में उसको ये अनुभूति हुई है, उसको एक महीना में 1000 रुपया 500 रुपया बचता है जी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। चलिए संपादक में जरूर आप जरा संपादकीय भी इस पर हम जी की बिल्कुल कटरिया साहब एक बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। कटरिया साहब, आप कह रहे हैं मोटरसाइकिल वाले और स्कूटर वालों को लाभ हुआ। मैं आपको बताऊं 39% इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं, आपने महज 7% घटाए हैं। उस लिहाज से एक एवरेज मोटरसाइकिल वाले को एक बार अपने टैंक फुल कराने में 500 रुपए ज्यादा देना पड़ता है, एक उस लिहाज से कि उसे 500 रुपए कम देना चाहिए था, क्योंकि आपने टैक्सेस भी बढ़ाए और आपने दाम भी बढ़े किए। एक तरह से आप अभी भी रेगुलेट कर रहे हैं ऑयल प्राइसेस को इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं है। आप जो है धरातल की बात यदि करेंगे, सीधे बात करेंगे, तो आज कहीं आप सर्वे कर लीजिए, किसी स्तर पर कर लीजिए जी, आज जो जनता को अनुभूति हो रही है
और जनता जो महसूस कर रही है, महंगाई से निश्चित रूप से राहत मिली है, लेकिन और ये महंगाई कम हो इसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल, पूरी तरह शक नहीं कि आपकी सरकार महंगाई कम कराने की कोशिश कर रही होगी, उस दिशा में ठोस कदम उठा रही है और पूरा विश्वास है कि महंगाई कम होगी। जी, लेकिन क्या वाकई में यही राय लोगों की भी है? रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है? पहला तो सबसे दो सवाल हमने सामने रखे। 48% लोगों का यह मानना कि अपने आप में मोदी सरकार अच्छा काम नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है, यह प्रदर्शित करता है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ज्यादा है। इतना अप्रूवल रेटिंग तो राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 में नहीं मिला था। उस समय भी 46% लोग ही उनके कामकाज से खुश होते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में महंगाई के इस जटिल मुद्दे पर क्या आपको लगता है कि सरकार घिर सकती है? देखिए अजय जी, ये जो 48% है ना जी, टोटलिटी में जो जाता है किसान या मजदूर या जो गांव का रहने वाला है, जो ईमानदारी से मेहनत कश है वाकई, वो चीजों को समझता है। आप याद कीजिए यूपीए की रिजीम 10 सालों में 7 साल जनता उबी नहीं। वो कहती रही कि खराब है, लेकिन 5 साल के बाद वोट आया तो फिर उसने वोट दिया। नेहरू जी का नेशनल हेराल्ड कोई नहीं पढ़ता था, जनता खूब आलोचना करती थी, लेकिन वोट उन्हीं को देती थी। क्या होता है कि महंगाई घटी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, वो घट सकती भी नहीं है। आप अभी रमेश भाई ने कहा, आप सोचिए कि जब डीजल यानी आपका क्रूड ऑयल 45 और 40 पर गया था, और तब जो स्थिति थी, रॉ मटेरियल हिंदुस्तान में आज की तारीख में पूरे दुनिया में इतने सस्ता रॉ मटेरियल कभी नहीं रहा। उसके बाद जो स्थिति है उससे नीचे अब महंगाई नहीं जाएगी। जी। होता क्या है, महंगाई घटने का एहसास सिर्फ दो तरह से होता है। या तो आदमी की क्रय शक्ति एकदम खत्म हो जाए, वो खरीदने लायक ही नहीं रहे, तो चीजें अपने आप औने पौने दाम पर बिकती हैं। जी। दूसरी बात यह है कि आप आमदनी बढ़ा दीजिए इंसान की, तो उसको लगता है कि चीजें महंगी नहीं हुई हैं, वो महंगाई भी 10% झेल लेगा। लेकिन ऐसी स्थिति है कि चूंकि नारे बहुत लगाए जाते हैं, मोदी जी को भी पता था कुछ नहीं कर सकते। अब तो आज देखिए 64 पर पहुंच गया, 44 से 64 पे पहुंच गया है पेट्रोल, ये क्रूड ऑयल। तो महंगाई से कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं। अगर उर्मिला जी, मैं एक चीज आपसे कहूं, सरकार इंटरवीन कर रही है प्राइसेस में। सरकार ने डीरेगुलेट किया, लेकिन सरकार इंटरवीन कर रही है। आप अगर मार्केट के भरोसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल को अगर दाम तय करने देंगे तो आज दाम नीचे होते, लेकिन सरकार इंटरवीन कर रही है, अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, आम आदमी पर ज्यादा बोझ डाल रही है। तस्वीर ये भी है। देखिए, जिन दिनों मैं समझता हूं कि ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल बाजार में बहुत तेजी से गिर रहे थे, और उस वक्त हमारे देश में सरकार जो है वाहवाही लूट रही थी कि हमारे कारण, हमारे नसीब से ये सब हो रहा है। उस वक्त भी बहुत, अब तो खैर दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी मैं आपको बताऊं, रमेश, आंकड़े जो बताते हैं और जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं कि उस वक्त भी 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल ज्यादा बिक रहा था बाजार में। यानी जो अगर मान लीजिए कि 40 होना चाहिए, वो 60 अगर बिकता है, तो ये 20 रुपए प्रति लीटर किसकी पॉकेट में जा रहा था, ये सवाल तब भी पूछा गया, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि जो इंटरनेशनल बाजार में गिरने और घरेलू बाजार में बिकने के बीच जो गैप है, वो निश्चित रूप से इस सरकार के लिए एक यक्ष प्रश्न था, जिसका जवाब उसने नहीं दिया। हमारे साथ किसकी पॉकेट में जा रहा था। दूसरी बात, 48 आंकड़े में आऊं बहुत संक्षेप में। मैं समझता हूं कि ये सही है कि एक शहरी जो मध्य वर्ग है या उच्च वर्ग है, उसमें इस सरकार की लोकप्रियता वाकई अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों के बीच में सर्वे कराया जाए तो शायद ये 90% आएगा। लेकिन क्या ये सर्वे गांव के, लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हमने जो सवाल पूछा है उसके ऊपर में कराया है। सवाल हमने पूछा है जो अभी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन आप सवाल ले रहे थे। राजीव जी से बात कर लेते हैं, जेडीयू के लीडर है राजीव रंजन जी। ये जो सर्वे है जिसमें 48% जो लोग हैं वो डिस्टिंक्शन दे रहे हैं मोदी गवर्नमेंट को, तो बिहार में तो कुछ खतरा बढ़ गया है आपके लिए। क्या करेंगे? जो परिवार बना रहे थे वो परिवार भी नहीं बन पाया, और मोदी सरकार को डिस्टिंक्शन मिल रहा है 1 साल बाद। परिवार ओल्ड हाउस में चला गया। देखिए, सबसे पहले तो डिस्टिंक्शन तो हम लोग ये मानते हैं कि वो 70% प्लस पर अगर कोई उनको अगर पॉपुलैरिटी का अगर उनको
मिला होता, वोट शेयर मिला होता, तो निश्चित तौर पर डिस्टिंक्शन होता। ये एक औसत मैं समझता हूं कि मूल्यांकन है सरकार के कार्यकलापों का। फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सर्वेक्षण जब आपने कराया है तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम से असहमत होने के बजाय मैं जो कहना चाहता हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महंगाई पर तो बाकी पैनलिस्ट ने भी काफी बेबाक राय रखी है जी, और ये बिल्कुल समझ से परे है, चूंकि रमेश जी ने इसके गुड़ जो सवाल का जो हिस्सा है उसको भी उजागर करने का काम किया कि अगर ऑयल प्राइसेस को लेकर के डीरेगुलेट करने का फैसला पिछली सरकार ने किया था तो निश्चित तौर पर उसकी सीधी वजह थी कि सरकार उस गैप को कम करना चाहती थी और जो फायदा हो सकता था आने वाले समय में जब $110 पर बैरल से घटकर के वो न्यूनतम $32 पर बैरल तक वो ऑयल प्राइसेस गए, क्रूड ऑयल प्राइसेस गए, लेकिन हमारे देश के उपभोक्ताओं को उसका लाभ अगर नहीं पहुंचा तो इसका नुकसान केवल मोटरसाइकिल और साइकिल पर ये मोटरसाइकिल और गाड़ियों में बैठने वाले लोगों का सवाल नहीं था। इससे सीधा नुकसान जो था वो एग्रीकल्चर को था, इससे इंडस्ट्रीज को था, ट्रांसपोर्ट को था, और इन सबका जो साइक्लिक जो इम्पैक्ट था वो महंगाई को 4 गुना बढ़ाने में था। बिल्कुल, लेकिन तो अगर ये फैसला अगर आप अपने रेवेन्यू को जनरेट करने का जरिया बनाते तो निश्चित तौर पर आप उसको इंटरवेन कर रहे हैं डीरेगुलेट करने की जो। चलिए, लेकिन मोटी बात रामकृपाल जी, मोटी बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि महंगाई पर नकेल कस पाने में कम से कम मोदी सरकार को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जरा एक और सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी उर्मिलेश जी ने विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की चर्चा की, तो आइए एक सवाल जो कि हमने इस पर भी पूछा, जो कि काफी चर्चा में है क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे को काफी ज्यादा प्रखरता से सामने रखते आ रहे हैं। तो अगला सवाल हमने ये पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी जरूरत से ज्यादा विदेशी दौरे कर रहे हैं? इसका जवाब आप अपने आप स्क्रीन पर देखिए। 52% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरत से ज्यादा विदेश यात्राएं करते दिखाई दे रहे हैं। 37% लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है, मोदी जी वही कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। 11% लोग इस पर अपनी राय स्पष्ट तौर से सामने नहीं रख पा रहे हैं। उर्मिलेश जी, पहली प्रतिक्रिया आप ही की। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि विदेशी दौरे पर जाना न जाना ये तात्कालिकता और जो स्थितियां होती हैं उस पर निर्भर करता है। मैं इसको बहुत महत्व नहीं देता कि मोदी जी क्यों इतना जा रहे हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सवाल उठा रहे हैं। सवाल है अचीव क्या कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे वो अमेरिका के साथ, चीन के साथ या जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ जो भी बातें हो रही हैं उसको जिस तरह बहुप्रचारित किया गया है, लेकिन हम अचीव क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा समय की कमी के कारण कि देखिए, पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान गए। पाकिस्तान के साथ जिस तरह के एग्रीमेंट्स किए हैं चीन ने हाल के दिनों में, और वो भी चीन के राष्ट्रपति के भारत यात्रा के बाद ये यात्रा होती है, वो पूरे इतिहास में जब से पाकिस्तान है तब से इस तरह का एग्रीमेंट चीन की तरफ से कम से कम नहीं हुआ था। और पीओके में उन्होंने जो पूरा उनका एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है वो पीओके तक जा रहा है वो, और वो भारत के लिए उसकी कूटनीति के लिए, उसकी विदेश नीति के लिए बहुत अहम सवाल है। मैं आता हूं रामकृपाल जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन कठेरिया जी आपके पास वक्त कम है हमारे लिए। मैं जानता हूं आपको हमसे जल्दी विदा लेना है, लेकिन ये बताइए, विदेश में डंका पिट जरूर रहा है, हर कोई देख रहा है कि मोदी जी वहां किस तरीके से नगाड़े भी बजाते हैं, बच्चों से घुलते मिलते भी हैं, जबरदस्त भाषण भी दे रहे हैं, बड़ा जबरदस्त इंतजाम भी होता है देश में, लेकिन छवि ठीक नहीं हो रही सर, गड़बड़ हो रहा है मामला। देखिए, जहां तक विदेश की बात है, अभी जैसा चीन का चर्चा की है जी, मैं मानता हूं चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, ये कोई भी देश हो, ये भारत के प्रधानमंत्री को स्वाभाविक रूप से अपनी देश की जो आवश्यकताएं हैं, जो विदेश की नीति है, और अपने देश को अन्य सारे देशों के साथ उनके तुलना में खड़ा करने की जो आज जरूरत है जी, मैं समझता हूं कि जहां आवश्यकता है वहीं पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं। चाहे वो लगाड़ा बजाए, चाहे वो बच्चों से मिले, ये बात कहने के लिए कोई भी कह सकता है जी, लेकिन जो उनके साथ बातचीत हुई है, जिन विषयों पर डिस्कशन हुआ है, जो नतीजे आए हैं, मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान के लिए एक प्रधानमंत्री के रूप में जो काम करना चाहिए वही प्रधानमंत्री आज कर रहे हैं। मुझे पहले के भी प्रधानमंत्री जी का पता है, और आज जो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने, आप दुनिया में डंके की या अभी
बात आएगी, अरे फोटो हो रही है, ये हो रहा, इसका विषय नहीं है। किन किन मुद्दों पर वो चर्चा कर रहे हैं, किन विषयों पर वो समझौता कर रहे हैं, और उसके देश के आने वाले समय में देश को क्या उससे लाभ होगा, ये हमारे सामने सबको देश को समझने की जरूरत है। राजीव राय जी, मैं एक अपने अनुभव के साथ कह सकता हूं, जितने भी दौरे में मैं गया, कहीं ना कहीं जो अप्रवासी हैं उन्हें यूनाइट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका इस वक्त नरेंद्र मोदी ने निभाई है, और साथ ही साथ वर्ल्ड समुदाय में एक मैसेज गया है कि भारत का एक ऐसा लीडर है जो फैसले ले सकता है, जो रिफॉर्मिस्ट है। अगर बराक ओबामा किसी के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर चीनी सरकार का कोई नेता प्रोटोकॉल तोड़कर पहली बार किसी नेता का स्वागत के लिए अपने गृह क्षेत्र में आ रहा है, ये कोई सामान्य बात तो नहीं हो सकती, राय साहब? देखिए, जो अरुणेश जी अभी पहले बात कर रहे थे, नट सेल में अचीव आपने क्या किया, एक कॉस्मेटिक लुक के लिए, कॉस्मेटिक दिखावे के लिए बड़े बड़े प्रोटोकॉल को तोड़ देना, रिसीव कर लेना, बातें कर लेना, लेकिन हिंदुस्तान को जमीन की हकीकत पर अगर कुछ नहीं मिल रहा है, 1 साल बाद भी लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मैंने उनके भाषण को देखा, सुना, आज मैंने लिखा भी, पॉलिसी का जेस्टेशन पीरियड ज्यादा बड़ा होता है, आप 1 साल में उम्मीद नहीं 1 साल में मैंने तो नहीं कहा था, उन्होंने ही कहा था। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि 1 साल में आपने तारे क्यों नहीं दिए, चांद क्यों नहीं दिए, ये तो मोदी जी ने कहा था, और जाकर आप बाहर बोल रहे हैं कि 64 सालों से हम शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, उनसे पहले भी हम देश में करवाने की रामकृपाल जी, इससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर रहे और पिछले 45 दिनों में उन्होंने 18 से ज्यादा देशों की यात्रा की, और सरकार ने एक आंकड़ा दिया था। अभी पिछले दिनों वेंकैया नायडू जी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू 254 दिनों तक विदेश यात्राओं पर रहे थे, इंदिरा गांधी कितने रही, नरसिम्हा राव 67 दिनों तक विदेश यात्रा पर रहे, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन क्या इन विदेश यात्राओं में और हिंदुस्तान की विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव आया है मोदी सरकार के आने के बाद? ये अलग बात है कि विदेश मंत्री तो देश में ही रही हैं, वो सबसे बड़ी स्वदेश मंत्री रही हैं। देखिए, मैं अभी जो उर्मिलेश जी ने एक बात कही थी कि ये विदेश जाना जिसपे इतने % लोग, ये तो हवा बनाया हुआ है। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि ये कोई बड़ा उस तरह का इशू नहीं, उनको खूब जाना चाहिए। दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए, पूरी दुनिया में इस समय आर्थिक हित ही विदेश नीति को तय करता है। जी, आप जरा सा ध्यान ये रखिए, थोड़ा बहुत भी जो कारपोरेट वर्ल्ड को पूरी दुनिया के जानते हैं जी, वो पिछले 2014 में जिस तरह से हिंदुस्तान को लेकर के पूरी दुनिया का कारपोरेट वर्ल्ड, बाकी सरकारें, हम जिस तरह का प्रणब मुखर्जी जी ने जो कानून लाया था उसको आप याद कीजिए, उस तरह की चीजों को। जी, एक तो यह है कि पैसा आएगा, पैसा तुरंत नहीं आता है। देखिए, कोई भी दुनिया में किसी भी देश में जब 2 समझौते होते हैं तुरंत नहीं आता है, क्योंकि लेकिन सर उसका एक्सपीरियंस ये तो रहता है कि वो 50% भी पैसा नहीं आता है कि सरकारें पैसा नहीं लगाती, सरकार के पास सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा होता है, कारपोरेट लगाता है। और कारपोरेट किसी भी तरह से उसके लिए पहले होता है कि उसको ये समझाइए कि कॉन्फिडेंस की डरिए मत आइए। मैं समझता हूं उसमें मोदी कामयाब रहे। दूसरी बात बता दूं, जो अभी एक वाक्य केवल, उर्मिलेश जी ने जो पाकिस्तान और भारत की बात की, देखिए, एक ऐसा खेत है जो जुता बुआ है, जहां पे आपका स्वागत है, मानसून अच्छा है, वहां आप तुरंत फसल लगा देंगे। लेकिन भारत चाइना के बीच में पथरीली जमीन को तोड़ करके, पत्थर को तोड़ करके आपको वो फसल उगानी है। तो दोनों के रिश्ते नहीं, वो दोनों दोस्त हैं। बिल्कुल, हमारे वो दोस्ती नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने आप उठाया, मैं क्षमा चाहता हूं आपको बीच में रोकने के लिए, लेकिन यहां पर हम रुक रहे हैं, बस कुछ ही देर के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार ये पेश कर रहे हैं ओपिनियन पोल, आखिरकार देश की जनता आज मोदी सरकार को किस तरीके से आती दिखाई देती है। 48% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, 5 स्टार रेटिंग दे। क्या यही तमाम क्षेत्र में भी है? बने रहिए हमारे साथ, उसके बाद तुरंत वापस आकर चर्चा करेंगे भूमि अधिग्रहण बिल पर, जिस पर इतना विवाद हो रहा है। क्या सोचती है जनता? बने रहिए हमारे साथ। मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर आज आपके सामने पेश कर रहा है न्यूज नेशन अब तक का सबसे पहला और विस्तृत ओपिनियन पोल। आखिरकार देश की जनता क्या समझती है, किस तरीके से आंक रही है मोदी सरकार के कामकाज को। और इसी श्रृंखला में हमने जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा था वो एक बार फिर आपके सामने रखते हैं। 1 साल के कामकाज में 1 से 10 के पैमाने पर भारत की जनता मोदी की सरकार को कितने नंबर देती है, कहां आती है? 7 से 10 के आंकड़े पर 48% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, 5 स्टार रेटिंग है। 3 स्टार रेटिंग 27% लोग दे रहे हैं, यानी कि 5 से 6 के बीच लोग मानते हैं इतना अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। तो अगर इस आंकड़े को आप एक साथ जोड़ दें तो करीब 75% लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार अच्छा या बहुत अच्छा काम करती दिखाई दे रही है, यानी कि अप्रूवल रेटिंग मोदी सरकार की बहुत अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। आइए इसके साथ अब अगला सवाल जो हमने पूछा था, जो आजकल देश में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, वो आपके सामने पेश करते हैं।
और वो है जमीन अधिग्रहण कानून को लेकर। दरअसल देश का किसान इस बात से नाराज है कि जो पहले का विधेयक था, कानून था, उसमें उनकी राय लेने का प्रावधान था, जो प्रावधान इस वक्त हटा गया है। सामाजिक आकलन करने का जो प्रावधान था वो हटा लिया गया। उसी को लेकर हमने जो सवाल किया कि मोदी सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल क्या किसान विरोधी है, तो इसमें 37% लोगों का हां में जवाब था, 37% लोगों का, यानी हां और ना में जवाब देने वालों का जो हिस्सा है वो बराबरी का है। लेकिन 26% लोग ऐसे हैं जो इस पर अपनी राय रखना नहीं चाहते। लेकिन ये एक ऐसा फैसला, एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसमें सरकार को फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आना पड़ा और रेडियो के जरिए देश को समझाना पड़ा, मन की बात में समझाना पड़ा कि दरअसल ये जो संशोधन उन्होंने किए हैं 2013 के कानून में, उन संशोधनों की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों एक अच्छे निवेश के माहौल के लिए इस तरह के जो जमीन अधिग्रहण कानून 2013 का है उसमें बड़े सुधारों की जरूरत है। लेकिन क्या मोदी सरकार लोगों को कन्विंस कर पाई है, फार्मर समुदाय को कन्विंस कर पाई है, ये सवाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल रमेश, जो आपने यहां पर बात सामने रखी, 37% लोग मानते हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल अच्छा है, 37% मान रहे हैं कि किसान विरोधी नहीं है। और ये शायद कटेरिया साहब आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये देश आधा आधा में बढ़ता दिखाई दे रहा है तो मैं दरअसल इसे कांग्रेस की सफलता मानूंगा कि भूमि अधिग्रहण पर सरकार को घेरती नजर आ रही है कांग्रेस, और आप घिरते दिख रहे हैं साहब। देखिए, जहां तक हमारी सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल में जो हमने संशोधन किए हैं जी, ये पूरा देश जानता है और देश के किसान जानते हैं कि मोदी सरकार ने जो संशोधन 9 संशोधन किए हैं जी, वो संशोधन पूरी तरह से किसानों के हित में है। ये ठीक बात है कि देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी सरकार जो है किसानों के खिलाफ है, और वो लोग माहौल बना रहे हैं जिन लोगों ने अपनी सरकारों में, पिछली सरकारों में इस पुराने कानून का ठीक ढंग से दुरुपयोग किया जी, और जितनी जमीन जहां पर अधिग्रहण कर सकते थे मनमाने ढंग से वो जमीन अधिग्रहण की। और दूसरे वो लोग आंदोलन चला रहे हैं जो मोदी सरकार की लोकप्रियता के खिलाफ हैं, जिनके पास न जमीन है, न किसानों से लगाव है, न जमीन के बारे में जानकारी है, न किसानों के बारे में जानकारी है। अरे जो उसमें जहां तक कठिनाई थी वो सारे के सारे हमने संशोधन किए हैं। यहां तक कि हॉस्पिटल प्राइवेट कटेरिया साहब वाला भी हमने वापस लिया है। कटेरिया साहब, वही मैं आपके, कटेरिया साहब क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, उसको भी हमने वापस लिया है। क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हम सुनिए, 4 गुना पैसा हम देने वाले हैं, सर्विस देने वाले हैं, कटेरिया साहब सब तरह से हमने किसानों के ध्यान में रखा है। केवल हो अल्लाह राजनीति हो रही है, कटेरिया साहब इसमें कहीं ना आंदोलन में। अभी मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका फोन अभी शुरू नहीं हो पाया, उनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन एक सवाल है जो मान लीजिए कि मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आपके सामने रखता हूं। आप ये बताइए कि भूमि अधिग्रहण बिल पहले से ही पारित था, उसमें आपकी सरकार नहीं थी लेकिन आप लोगों ने समर्थन दिया था। अगर संशोधन करना था तो उसी बिल में कर लेते, नया अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? ऐसा कोई बहुत मूलभूत परिवर्तन तो आप कर नहीं रहे, आपने इसे अपनी मोहर देने के लिए नया जामा पहना दिया ना साहब। एक सुनिए, अरे हमने केवल एक विषय पर ये हो अल्लाह हो रहा है जी कि हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कही है जी। हम ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, पूरे देश की जनता से पूछ रहा हूं, हमारे जो किसान भाई हैं, मैं भी एक गांव से हूं, किसान हूं, मेरे भाई को आज नौकरी की जरूरत है। आज पूरे देश में सरकारी नौकरियां तो इतनी नहीं है, देश की आबादी बढ़ती जा रही है, देश में इतना बड़ा नौजवानों की संख्या है, आखिर में वो नौजवान कहां जाएं? खेती की जो हालत है वो पूरा देश के किसान जानते हैं। हर किसान परिवार चाहता है कि कटेरिया साहब, एक सीधा सा सवाल आपके लिए है, अगर आपका घर आपसे बिना पूछे ले लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? किसान आपका घर आपसे बिना पूछे ले लिया जाए आपको कैसा लगेगा? काम मिले। बिल्कुल, हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जबरदस्ती राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। में कहीं ऐसा नहीं है कि हम किसी की जबरदस्ती जमीन ले लेंगे। जी बिल्कुल, राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। और हम न्यूज नेशन के सर्वे को और जनता की बात को छोड़ दें तो भी मुझे जो जानकारी है कि संघ के लोग भी भूमि अधिग्रहण बिल के लिए खिलाफ हैं उसके। तो 37% हमारे पास जो सर्वे में आया है, 37% पक्ष में है, 37% विरोध में है। आप किस तरफ है उन 37% में?
देखिए, मुझे लगता है लैंड जो भूमि अधिग्रहण बिल है जी, उस पर एक डेमोक्रेटिक चर्चा सरकार करा रही है और संघ कोई विरोध नहीं कर रहा। संघ कह रहा है कि संवाद करो, और संघ ने जो संवाद किया है, संघ को जो लगा कि जो इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, इस अमेंडमेंट में जो अमेंडमेंट होना चाहिए उसके लिए संघ ने प्रस्तावित किया। मुझे जो बात लग रही है कि आप जो सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, यह सरकार ईमानदारी से औद्योगिक क्रांति लाना चाहती है। यदि आप औद्योगिक क्रांति नहीं लाते हैं, ओल्ड सोशलिज्म के बैगेज में बंद रहेंगे, तो इस देश का 54% आबादी जो कृषि पर आधारित है, उसकी बदहाली बनी रहेगी। यदि आप चाहते हैं औद्योगिक विकास हो, राकेश तो जी, एक पैराडाइम शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा। राकेश जी, दो पार्टी के नेता यहाँ पर हैं, एक तो जिनकी पृष्ठभूमि भी बिहार से है, राजीव जी भी हैं, और हमारे साथ राजीव रंजन जी भी और राजीव राय जी भी हैं। अच्छा, एक मैं दोनों से चाहूंगा कि एक चीज जुड़ी हुई है कि औद्योगिक क्रांति का राकेश सिन्हा जी ने जिक्र किया। इसको मेरी जैसे कम समझ वाले लोग क्या उद्योगपतियों की सरकार के लिए बोलेंगे कि उद्योगपतियों के साथ रहना चाहते हैं, किसानों की बजाय? नहीं, देखिए, औद्योगिक क्रांति का एक बात मैं साफ करना चाहता हूं कि इस देश में यदि नहीं, देश में उद्योगों का विकास नहीं होगा। किसान के बेटे, आप गांव जाइए और देखिए किसानों के बच्चे कहां जाना चाहते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर के लिए नौकरी नहीं है, और चीन का माल आपके यहां आ रहा है। 8,000 करोड़ की टॉय इंडस्ट्री में 20% आपकी भागीदारी रह गई है, 80% भागीदारी इटली और चीन के जैसे देशों की हो गई है। तो आप क्या चाहते हैं कि देश की औद्योगिक विकास ना हो, बाहर से हम माल को लेते रहें, हमारा कच्चा माल बाहर जाता रहे? जी, आखिर औद्योगिक विकास के लिए रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा, और जब ढूंढेंगे, हर चीज किसान विरोधी नहीं है। राकेश जी, किसानों के बीच भारतीय जनता पार्टी को बौद्धिकता के साथ एक बड़ी कैंपेन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और मीम अफजल साहब, भूमि अधिग्रहण बिल के मामले पर ही अभी चर्चा हो रही है। अजय जी, आप मुझे कुछ कहने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे समय तो दीजिए ना। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। मीम अफजल साहब अभी जुड़े हैं, मैं क्षमा उनसे इसलिए चाहता हूँ क्योंकि पिछले आधे घंटे से हमारा इंतजार कर रहे थे। मीम साहब, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद राजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सर्वे पर ये कहना चाहूंगा कि आपने शुरू में ये बात कही कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ ये सर्वे किया है, इसलिए इस पर मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। लेकिन 5 स्टार रेटिंग देने वाले इस सरकार को 48% है जी, और 48 के मतलब है 52 लोग इसके खिलाफ हैं, इसको नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये, अगर नंबरों में आप गिनती करें तो ये 3rd डिवीजन है, 2nd डिवीजन भी नहीं है। दूसरी अहम बात, आपने यहां तेल की प्राइस का जिक्र किया, इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जी। मैं आपको जून की फिगर दे रहा हूं। पिछले साल जून के अंदर क्रूड ऑयल का प्राइस $118 पर बैरल था जी, और अभी जो कल का आंकड़ा है या परसों का जी, वो 64.45 इतना है। और ऐसा लगता है मीम साहब से फिर हमारा संपर्क टूट गया है, कुछ तकनीकी दिक्कत है जिनकी वजह से उनसे बात नहीं कर पा रहे थे। राजीव जी, देखिए, अभी जो भूमि अधिग्रहण पर कठेरिया साहब ने जो भी बातें की, जी, मैं कई बार देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं कि 4 गुनी मुआवजा की राशि हम देने जा रहे हैं। 4 गुना मुआवजा तो 2013 के जो भूमि अधिग्रहण बिल में भी वो फैसला था। और जो बड़े सवाल हैं उनको गुमराह करने के लिए अगर इस तरह की बातें कही जाए, तो मैं एक बात जो पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट हैं नलिन कोहली साहब, 2 बड़े सवाल हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी एक्सपीरियंस देश को रहा है जी। कई परियोजनाओं के लिए जिनके लिए उनके लिए वो भूमि दी गई, उसके लिए उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, और इसीलिए 2013 के भूमि अधिग्रहण में 5 वर्षों तक अगर कोई परियोजना कार्य रूप में नहीं आती है तो उसे किसानों को लौटा दिया जाएगा। ये निर्णय था, उसको इन्होंने उस समय सीमा को समाप्त कर दिया है। डेवलपमेंट के बाद जमीन का 20% देने की बात कही गई है, लेकिन उस 20% के डेवलपमेंट का जो पैसा देना होगा उस पर अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। कई बार ये भी हो सकता है कि वो कुल जमीन का जो उनको मुआवजा मिलेगा वो 20% के डेवलपमेंट के नाम पर वो पैसा किसानों को लौटाना पड़ सकता है। इसमें प्रावधानों के सवाल है। ये किसान तो इससे पहले किस पर हम और बहस करें और हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा राजीव जी, मैं क्षमा चाहता हूं बहुत अदब से। नलिन जी, क्या इसका छोटा जवाब दे पाएंगे आप, इससे पहले कि हमें ब्रेक लाना पड़े? नलिन जी। जी हाँ, क्यों नहीं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहली बात है कि जो राजीव जी की जानकारी थोड़ी अधूरी है
जो 4 गुना मुआवजा है वो उन 13 एक्ट्स को भी इंक्लूड करता है जो पहले यूपीए की सरकार ने एक्सक्लूड किया था, जहां 80% जमीन लिया जाता है रोड्स के लिए, रेलवे के लिए, एक्सेट्रा। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं 4 गुना, तो अभी कोई एक्सक्लूशन नहीं है, पहले 13 एक्ट एक्सक्लूडेड थे। दूसरी बात है जो इन्होंने 5 साल वाली बात कही थी, एक अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि यूपीए के सरकार के दौरान दिल्ली के बाहर एक आउटर रिंग रोड बननी थी, कुंडली मानेसर हाईवे, वो 10 साल में तो बनी नहीं। तो आप पूरे प्रोजेक्ट्स की बात करें, जिस सरकार में क्षमता एक रोड बनाने की नहीं थी दिल्ली के इर्द गिर्द, वो 5 साल का क्लॉज डाल रहे। अब बिहार में हो सकता है लालू प्रसाद जी के राज्य में इतने अमेजिंग सिटीज आ गए या बहुत काम हुआ 5-5 साल में, तो या बिगाड़ने का काम जरूर 5 साल में होता है, लेकिन बड़ी चीजें 5 साल में खड़ी हो। नहीं, ऐसे लालू प्रसाद जी के जरिए आप सवालों को कुंद मत कीजिए। नलिन कोहली जी, सवालों का जवाब देखिए, देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ एक आईना दिखा रहा था, मैं गुल नहीं कर रहा था, अपने जवाब में एक आईना दिखा रहा था। जो चीजें एक्सक्लूडेड हैं उनकी जानकारी आप कम देते हैं, आप ये बार बार बोलते हैं। चलिए, मैं आप सबों से बड़े अदब से क्षमा चाहूंगा, हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, कुछ देर के लिए मजबूरी है। लेकिन इसके बाद जो अगला सवाल हम आपके सामने पेश करने वाले में और भी ज्यादा दिलचस्प है। क्या विवादित बयान जो मोदी सरकार में कार्यरत मंत्री या फिर वो तमाम सांसदों ने दिए, मोदी सरकार की छवि पर भारी पड़ते दिखाई दिए? इस पर लोगों की क्या राय है? बने रहिए हमारे साथ। ये विस्तृत न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल जारी है मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर। बने रहिए हमारे साथ। तो मोदी सरकार के मंत्रियों ने, उनके नेताओं ने, उनके सांसदों ने अपने बयान देकर मोदी सरकार को मुश्किल में डाला। ये सवाल हमने जनता जनार्दन से किया है, वो क्या मानते हैं? मोदी सरकार की साख को बट्टा लगाया उन सांसदों ने जिन्होंने अब की बार बच्चे 4 या इस तरह के तमाम बयान दिए, रामजादे या उसके अलावा बयान दिए, क्या मुश्किल में डाला? इन सारे बयानों ने मोदी सरकार को और मोदी सरकार को बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया। इन बयानों ने बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों से सरकार की छवि खराब हुई। 44% लोगों का मानना है जी हां, इस तरह के विवादित बयानों देने से बचना चाहिए था। 33% लोग नहीं में जवाब देते हैं, जबकि 23% लोगों ने कहा कि इस बारे में हम टिप्पणी करना नहीं चाहते। लेकिन 44% अगर आप तकरीबन देखें तो ये लोग मानते हैं कि इस तरह के बयान ने मोदी सरकार का, जो मोदी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ एक जड़ी बूटी है विकास, उस जड़ी बूटी की जो विश्वसनीयता है उसको कमजोर किया है। तो ये सवाल जब हमने जनता से पूछा तो उनकी राय निकल कर आई कि जी हां, 44% लोग ये मानते हैं कि कम हुई है छवि इस बात को लेकर। नलिन कोहली साहब, आप ही से ये सवाल, आपको लगता है कि आप अपने नेताओं को काबू में नहीं रख पाए, सांसदों को बार बार हिदायत देने के बाद भी वो इस तरह के बयान देते रहे और इसलिए ओपिनियन पोल में ये बात निकल कर आई है, इस तरह के विवादित बयान ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया? ऐसा है कि न्यूज की जो परिभाषा वो कोई नई चीज है, तो यदि लोग सकारात्मक अच्छी बातें करते हैं तो आप भी थोड़ी ना दिखाते हैं। 282 हमारे एमपी हैं लोकसभा में, और उसको बढ़ाकर कई बढ़ जाते 300 से ऊपर तो लोकसभा और राज्यसभा में 5 ऐसे उदाहरण होंगे टोटल 300 में से। उन 5 से आप मानते हैं कि सरकार बैकफुट पे हो गई? क्या सरकार ने निर्णय लेना बंद कर दिया? क्या निर्णयहीन हो गई? क्या कहीं ना कहीं लकवा मारी गई कि रुक जाओ भाई, ये बयान आ गया? कुछ नहीं ऐसा हुआ। उनके बयान थे, जो कहना था उनको, जिसको नोटिस देना था, जिनसे कुछ कहना था कह दिया गया, जिनको पब्लिकली रिव्यू करना था वो हो गया, जिनको अच्छे से समझाना था। अब ऐसा है, ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि आप लोगों के मुंह पर गल देंगे। किसी का बयान गलत हो सकता है, गलत टाइमिंग हो सकती है, तो ये इस बात को हम नहीं मानते कि मोदी सरकार इससे रुक गई या कुछ। हाँ, बयान गलत है, उसको स्वीकारते और उसमें कोई डिफेंस हो नहीं सकता। रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि अगर मोदी जी की लोकप्रियता में अगर 20 या 30% की कमी अगर आज की तारीख में आई है तो उसमें 90% इसका योगदान है जो पहली छमाही में, मैं फिर आज कहता हूं कि दूसरी छमाही में निश्चित रूप से थोड़ा काबू पाया गया है। लेकिन सिंपल सी बात है कि सारे जो माइनॉरिटीज के, देखिए यूपीए को लेकर शंकाएं नहीं होती, लेकिन एक राइट विंग पार्टी आ रही है, वो अच्छा भी काम करेगी तो भी लोग शंका की नजर से देखेंगे। ऐसे में शपथ लेने के बाद ही गोवा का एक मंत्री, देखिए कार्यकर्ता बोले तो अलग बात है, गोवा का एक मंत्री कहता है मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये मामूली बयान नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं
कि ये तो न्यूज वाले कुछ भी दिखाएंगे। एक मंत्री का बयान था जी। बाकी मैं मंत्रियों पे नहीं जाता हूं, उसके बाद जो कुछ भी हुआ निश्चित रूप से इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है। और एक अच्छी बात है कि फर्स्ट ये पहली छमाही और दूसरी छमाही में बहुत हद तक इस पे काबू पाने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर भविष्य में फिर कभी होगा तो सबसे बड़ा बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मीम साहब, आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि टेक्निकल रीजन की वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया जी, और जाहिर है कि मैं पूरी बात नहीं कर पाया और सारी चीजों पर मुझे कुछ कहना था जी। मेरा ये मानना है कि आपने जो सर्वे किया और इस वक्त जो बात चल रही है भूमिहीकरण के बारे में, आपने बुनियादी तौर पर हमारी तरफ से सवाल किया, लेकिन उसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने नहीं दिया कि अचानक कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि इनको वो बिल जो है बदलना पड़ा और एक नया कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाए और अब तीसरी बार लाने के लिए तैयार है या ले आए। जहां तक इस मामले का ताल्लुक है जी, नलीन कोहली जी कह रहे हैं कि 5 लोगों अगर होंगे हमारे 288 में जी, अगर ये 5 लोगों के अंदर कुछ मिनिस्टर हैं तो अगर उनके कहने से भी कुछ हर्ज नहीं पड़ता और कल को अगर मोदी जी ऐसा कुछ बयान दे दें खुदाना खास्ता तो ये कहेंगे कि वो तो लोकसभा के एक मेंबर ने बयान दिया है, क्या उसको खाली लोकसभा के मेंबर को मोदी जी का माना जाएगा? मैं समझता हूँ कि बाकायदा जानबूझ करके ढील दी गई है और जो लोकप्रियता जो कुछ भी इनका जो पॉपुलैरिटी थी वो तेजी के साथ कम हो रही है, कभी कभी उसको बढ़ाने के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। एक नलिन जी से इसका छोटा जवाब ले लें। नलिन जी, सीधा आरोप आप पर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं माफी के साथ कहूंगा, उनको ऑडियो मुझे क्लियर नहीं मिला, थोड़ा सा सवाल अगर उसको फ्रेम कर देंगे तो इट बी इजी। ये सवाल ये है कि उन्होंने ये कहा कि अगर पॉपुलैरिटी जरा कम भी हो जा रही है तब भी ऐसे लोगों को जानबूझकर छूट दी जाती है जो इस तरह के बयान दे ताकि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, और मोदी जी पर ही सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं मीम साहब। ये तो कांग्रेस की आदत है, मुझे लगता है 60 और 70 के दशक से कंस्पिरेसी थ्योरी की, तो वो तो एक अलग मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है, राजनीति है, हम उसमें विश्वास नहीं रखते। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी जी के जितने बयान हैं सब देश हित में है, संविधान के प्रति बिल्कुल परफेक्ट है। जब आवश्यकता पड़ी देश को उन्होंने आश्वस्त कराया, तो जहां तक मोदी जी और उनकी सरकार की सोच है उसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। बाकी हाँ, क्या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सारे बयान हमेशा परफेक्ट रहे, वो उस पर चिंता कर ले। लेकिन नलिन जी, किसी भी सांसद पर, किसी भी मंत्री पर, जिसका जिक्र रामकृपाल जी भी कर रहे थे, कार्रवाई तो नहीं की है प्रधानमंत्री जी ने? आपको नहीं लगता कि गंभीर मसला है? इससे कैरेक्टर डिफाइन होता है आपकी सरकार का? क्योंकि पहली बात इसको मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं, आपका सवाल अच्छा है, अच्छा सवाल है, स्पष्ट कर दूं, ये सरकार का मॉडल बदल गया है। अब सरकार है, वो दिखती भी है, विश्वसनीय भी है और पूरे कमांड में है। वो पार्टी के कहने और उस पर नहीं चलती, पार्टी का अपना मैकेनिज्म है। पहले ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, सरकार के अधिकार पार्टी में थे, जो पार्टी चाहती थी वही सरकार करती थी, सही हो या गलत वो तो हमने देख ही लिया। चलिए, हम यहां पर रुक रहे हैं बस कुछ ही देर के लिए। आप सबों से मैं गुजारिश करूंगा, बने रहिए हमारे साथ। पहला ओपिनियन पोल जो मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर जनता की राय आपके सामने पेश कर रही है। आप देख रहे हैं लगातार न्यूज नेशन पर। कुछ और अहम सवालों के साथ तुरंत वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। क्या काले धन पर जनता मोदी सरकार के वायदे को खरा मानती है, क्या विश्वास करती है? बने रहिए हमारे साथ। ये देश का सबसे पहला सर्वे है सरकार पर। यही तो है शानो शौकत का नया अंदाज, खाओगे तब न जानोगे। यह है पानेशाही पान मसाला। पानेशाही पान मसाला, दाने दाने में स्वाद का पानेशाही पान मसाला। ये एसी 70% बिजली बचाता है जी, वो यूपीएस भी। ये देखिए सर, ये कितनी बिजली बचाता है? ये बिजली नहीं बचाता है। खामोश, ले आइए माइक्रोटेक विद आईपीएस टेक्नोलॉजी, जो रोज आपकी इतनी बिजली बचाए कि 3 साल में हो जाए फ्री। माइक्रोटेक भी बिजली बचाता है। शाबाश। एशियन पेंट्स इजी कलर को कॉल कीजिए और आसानी से चुनिए किस दीवार पर कौन से कलर्स और डिजाइन्स बेस्ट लगेंगे। इतने सालों से इस घर ने हमें कितना कुछ दिया, सोचा जाते जाते इस घर को एक रिटर्न गिफ्ट देते जाते।
तो मोदी सरकार के मंत्रियों ने, उनके नेताओं ने, उनके सांसदों ने अपने बयान देकर मोदी सरकार को मुश्किल में डाला। ये सवाल हमने जनता जनार्दन से किया है, वो क्या मानते हैं। मोदी सरकार की साख को बट्टा लगाया उन सांसदों ने जिन्होंने अब की बार बच्चे 4 या इस तरह के तमाम बयान दिए, रामजादे या उसके अलावा बयान दिए, क्या मुश्किल में डाला। इन सारे बयानों ने मोदी सरकार को और मोदी सरकार को बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया। इन बयानों ने बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों से सरकार की छवि खराब हुई। 44% लोगों का मानना है जी हां, इस तरह के विवादित बयानों देने से बचना चाहिए था। 33% लोग नहीं में जवाब देते हैं, जबकि 23% लोगों ने कहा कि इस बारे में हम टिप्पणी करना नहीं चाहते। लेकिन 44% अगर आप तकरीबन देखें तो ये लोग मानते हैं कि इस तरह के बयान ने मोदी सरकार का, जो मोदी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ एक जड़ी बूटी है विकास, उस जड़ी बूटी की जो विश्वसनीयता है उसको कमजोर किया है। तो ये सवाल जब हमने जनता से पूछा तो उनकी राय निकल कर आई कि जी हां, 44% लोग ये मानते हैं कि कम हुई है छवि इस बात को लेकर। नलिन कोहली साहब, आप ही से ये सवाल, आपको लगता है कि आप अपने नेताओं को काबू में नहीं रख पाए, सांसदों को बार बार हिदायत देने के बाद भी वो इस तरह के बयान देते रहे और इसलिए ओपिनियन पोल में ये बात निकल कर आई है, इस तरह के विवादित बयान ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया? ऐसा है कि न्यूज की जो परिभाषा वो कोई नई चीज है, तो यदि लोग सकारात्मक अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो आप भी थोड़ी ना दिखाते हैं। 282 हमारे एमपी हैं लोकसभा में, और उसको बढ़ाकर कई बढ़ जाते 300 से ऊपर तो लोकसभा और राज्यसभा में 5 ऐसे उदाहरण होंगे टोटल 300 में से। उन 5 से आप मानते हैं कि सरकार बैकफुट पे हो गई? क्या सरकार ने निर्णय लेना बंद कर दिया? क्या निर्णयहीन हो गई? क्या कहीं ना कहीं लकवा मारी गई कि रुक जाओ भाई, ये बयान आ गया? कुछ नहीं ऐसा हुआ। उनके बयान थे, जो कहना था उनको, जिसको नोटिस देना था, जिनसे कुछ कहना था कह दिया गया, जिनको पब्लिकली रिव्यू करना था वो हो गया, जिनको अच्छे से समझाना था। अब ऐसा है, ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि आप लोगों के मुंह पर गल देंगे। किसी का बयान गलत हो सकता है, गलत टाइमिंग हो सकती है, तो ये इस बात को हम नहीं मानते कि मोदी सरकार इससे रुक गई या कुछ। हाँ, बयान गलत है, उसको स्वीकारते और उसमें कोई डिफेंस हो नहीं सकता। रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि अगर मोदी जी की लोकप्रियता में अगर 20 या 30% की कमी अगर आज की तारीख में आई है तो उसमें 90% इसका योगदान है जो पहली छमाही में, मैं फिर आज कहता हूं कि दूसरी छमाही में निश्चित रूप से थोड़ा काबू पाया गया है। लेकिन सिंपल सी बात है कि सारे जो माइनॉरिटीज के, देखिए यूपीए को लेकर शंकाएं नहीं होती, लेकिन एक राइट विंग पार्टी आ रही है, वो अच्छा भी काम करेगी तो भी लोग शंका की नजर से देखेंगे। ऐसे में शपथ लेने के बाद ही गोवा का एक मंत्री, देखिए कार्यकर्ता बोले तो अलग बात है, गोवा का एक मंत्री कहता है मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये मामूली बयान नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये तो न्यूज वाले कुछ भी दिखाएंगे। एक मंत्री का बयान था, बाकी मैं मंत्रियों पर नहीं जाता हूं, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, निश्चित रूप से इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है। और एक अच्छी बात है कि फर्स्ट ये पहली छमाही और दूसरी छमाही में बहुत हद तक इस पे काबू पाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर भविष्य में फिर कभी होगा तो सबसे बड़ा बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मीम साहब, आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि टेक्निकल रीजन की वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया जी, और जाहिर है कि मैं पूरी बात नहीं कर पाया, बहुत सारी चीजों पर मुझे कुछ कहना था जी। मेरा ये मानना है कि आपने जो सर्वे किया और इस वक्त जो बात चल रही है भूमिहीकरण के बारे में, आपने बुनियादी तौर पर हमारी तरफ से सवाल किया, लेकिन उसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने नहीं दिया कि अचानक कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि इनको वो बिल जो है बदलना पड़ा और एक नया कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाए और अब तीसरी बार लाने के लिए तैयार है या ले आए। जहां तक इस मामले का ताल्लुक है जी, नलिन कोहली जी कह रहे हैं कि 5 लोगों अगर होंगे हमारे 288 में जी, अगर ये 5 लोगों के अंदर कुछ मिलेक्शन है तो अगर उनके कहने से भी कुछ हर्ज नहीं पड़ता और कल को अगर मोदी जी ऐसा कुछ बयान दे दे खुदा ना खास्ता तो ये कहेंगे कि वो तो लोकसभा के एक मेंबर ने बयान दिया है, क्या उसको खाली लोकसभा के मेंबर का मोदी जी का माना जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये बाकायदा जानबूझ करके ढील दी गई है और जो लोकप्रियता, जो कुछ भी इनका जो पॉपुलैरिटी थी वो तेजी के साथ कम हो रही है, कभी कभी उसको बढ़ाने के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया। नलिन जी, एक नलिन जी से इसका छोटा जवाब ले लें। नलिन जी,
सीधा आरोप आप पर। मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं माफी के साथ कहूंगा, उनका ऑडियो मुझे क्लियर नहीं मिला। थोड़ा सा सवाल अगर उसको फ्रेम कर देंगे तो इट बी इजी। ये सवाल ये है कि उन्होंने ये कहा कि अगर पॉपुलैरिटी जरा कम भी हो जा रही है तब भी ऐसे लोगों को जानबूझकर छूट दी जाती है जो इस तरह के बयान दे ताकि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, और मोदी जी पर ही सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं मीम साहब। ये तो कांग्रेसी आदत है, मुझे लगता है 60 और 70 के दशक से कंस्पिरेसी थ्योरी की। तो अब वो तो एक अलग मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है, राजनीति है, हम उसमें विश्वास नहीं रखते। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी जी के जितने बयान हैं सब देश हित में है, संविधान के प्रति बिल्कुल परफेक्ट है। जब आवश्यकता पड़ी देश को उन्होंने आश्वस्त कराया। तो जहां तक मोदी जी और उनकी सरकार की सोच है उसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। बाकी हाँ, क्या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सारे बयान हमेशा परफेक्ट रहे, वो उस पर चिंता कर ले। लेकिन नलिन जी किसी भी सांसद पर, किसी भी मंत्री पर जिसका जिक्र रामकृपाल जी भी कर रहे थे, कार्रवाई तो नहीं की है प्रधानमंत्री जी ने। आपको नहीं लगता कि गंभीर मसला है? इससे कैरेक्टर डिफाइन होता है आपकी सरकार का? क्योंकि पहली बात इसको मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं, आपका सवाल अच्छा है, अच्छा सवाल है। स्पष्ट कर दूं, ये सरकार का मॉडल बदल गया है। अब सरकार है, वो दिखती भी है, विश्वसनीय भी है और पूरे कमांड में है। वो पार्टी के कहने और उस पर नहीं चलती, पार्टी का अपना मैकेनिज्म है। पहले ऐसा मैकेनिज्म नहीं था। सरकार के अधिकार पार्टी में थे, जो पार्टी चाहती थी वही सरकार करती थी। सही हो या गलत वो तो हमने देख ही लिया। चलिए हम यहां पर रुक रहे हैं बस कुछ ही देर के लिए। आप सबों से मैं गुजारिश करूंगा बने रहिए हमारे साथ। पहला ओपिनियन पोल जो मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर जनता की राय आपके सामने पेश कर रही है, आप देख रहे हैं लगातार न्यूज नेशन पर। कुछ और अहम सवालों के साथ तुरंत वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। क्या काले धन पर जनता मोदी सरकार के वायदे को खरा मानती है, क्या विश्वास करती है? बने रहिए हमारे साथ। ये देश का सबसे पहला सर्वे है सरकार पर। चलती आधी रुकती जिंदगी नहर हो। गुड न्यूज वाली कोई सूदी कॉल बेल हो। गुड लक का भरोसा। काया व्हील्स ऑटोमोटिव बैटरी, भरोसा कभी न रुकने का। We run. Chill. We party. We live in a campus called life. Campus shoes or campus called life. गुरु उठो, मेरे फोन में कुछ बज रहा है। फायदे की बात है प्यारे, अब ना कहेगा कौन। पसंद की खन 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 सुन जब शेक करेगा फोन। Can, shake your phone. Can, shake it up. Can, shake. अब अपने फोन पर सुनो अमेजिंग ऑफर्स की खन। बस 129 कॉल करो। ये लो स्टे ऑर्डर, ये बंगला मेरा है। जा अपुन के नाम का नेम प्लेट लगा, आज से बंगला अपुन का। जंकी नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। New Nano drive it now, it's all up, you'll go wow. So what's the plan, guys? कुछ अलग। No clutch? Easy shift, gear changes automatically. New Nano drive it now, it's all up, you'll go wow. थाना अलग। Mind blowing. All new Gen X Nano Easy Shift. टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। एवरेस्ट चाट मसाला, बोरिंग खाने में भी ले आए चटपटी टेस्ट का मजा। क्या आपको विश्वास होगा कि मेरे स्मूथ बाल एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से है? हेड एंड शोल्डर स्मूथ एंड सिल्की न सिर्फ आपको रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा, साथ ही में दे 100% तक ज्यादा स्मूथ बाल। हेड एंड शोल्डर स्मूथ एंड सिल्की। क्वालिटी का जंग हो, BMR
मेरा संग हो। DMR अंडरवेयर बनियान पहनो बड़े शान से। असली खूबसूरती झलकती है अंदर से, जैसे बालों की उनकी गहराई से। पैंटीन टोटल डैमेज केयर, इसका नरिशिंग प्रोवी फॉर्मूला गहराई तक जाए और डैमेज रिपेयर करे। स्ट्रॉन्गर अंदर से, शाइनियर बाहर से, ये है पैंटीन का डिफरेंस। अल्फोंसो, आमों का राजा, खास आपके लिए। ट्रॉपिकाना वर्ल्ड्स #1 जूस ब्रांड प्रेजेंट्स ट्रॉपिकाना स्लाइस अल्फोंसो। नया ट्रॉपिकाना स्लाइस अल्फोंसो। सब कुछ पूरा व्हाइट, फिर ये कपड़ा क्यों आधा अधूरा व्हाइट? क्या करें यार, सफेद कपड़े फीके जो पड़ जाते हैं। शौक गए सफेदी के शौकीन? लाओ मैल को लॉक करने वाला नया टाइड प्लस, जो जमे हुए मैल को निकाले, जिससे मिले फुल ऑन व्हाइट। टाइड प्लस हो तो फुल ऑन व्हाइट हो। अब पाइए टाइड प्लस के बड़े पैक पे 11 रुपए और छोटे पैक पे 5 रुपए की छूट। वी जॉन शेविंग फोम अब 400 ग्राम के महा पैक में भी। वी जॉन शेविंग फोम अब 400 ग्राम के महा पैक में भी। Listen, I read it on the internet. White should be 8 degrees. No, white is 6 and red is 8. No, it's the other way around. Maybe in France. Change the temperature of any compartment without even opening the door. The new NXW from Godrej Eon. क्या बात है? सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। एक्सेल सुपर, अपनी सोच में नए रंग भरिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आज तापमान हाफ सेंचुरी मारेगा और गर्मी के कारण तालाब सूखने लगेंगे। लो प्रेशर के कारण तेज बारिश आ सकती है और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अफ्रीका की रेत यहाँ उतर आएगी। पेश है हर वेदर के लिए एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट फॉर अल्टीमेट प्रोटेक्शन। प्रायोजक प्रीत लाइट, अब घी नहीं प्रीत लाइट खाएं। मोदी सरकार के 1 साल पर न्यूज नेशन का सबसे बड़ा सर्वे, 52% लोगों ने कहा नहीं कम हुई महंगाई, तो 48% लोगों ने दिए 10 में से 7 अंक। न्यूज नेशन के सर्वे में 52% लोगों ने पीएम मोदी के विदेश दौरों पर उठाए सवाल, तो भूमि अधिग्रहण बिल पर लोगों की राय 50-50। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, इसी साल राहुल गांधी संभाल सकते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष का पद। दिल्ली में आईएएस अधिकारियों की बैठक में पहुंचे राजेंद्र कुमार, केजरीवाल के करीबी हैं राजेंद्र, शकुंतला गैमलीन भी बैठक में मौजूद हैं। कश्मीर घाटी में फिर दिखा पाकिस्तानी झंडा, अलगाववादी नेता मीरवाइज की रैली में लहराया पाक झंडा। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर उनके कामकाज की रिपोर्ट, उनके हर पहलू, हर फैसले की रिपोर्ट के साथ, इस सर्वे के साथ न्यूज नेशन हाजिर है सबसे पहले